Good morning, friends. Today, I am going to talk on central dogma of biology. As you know, central means indri, biology means related to life, dogma means एक विश्वास जो कि लाइफ ऐसे ही चलती है। लाइफ ऐसे ही चलती है का मतलब ये हुआ कि we know that our body is quite complex, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी है, पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर फंक्शन है, कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस है जो सब में कॉमन है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। जैसे ये 5 फिंगर्स है, ओके, ये 5 फिंगर्स है। अब इसमें कोई फिंगर छोटी है, कोई फिंगर बड़ी है, किसी का शेप कुछ है, किसी का शेप कुछ और है। तो अब ये कैसे डिसाइड होता है कि हर व्यक्ति का फिंगर कैसा होगा? एग्जैक्टली सिमिलैरिटीज इसमें होंगी कि आपके दूसरे हाथ में भी उसी प्रकार के फिंगर्स होंगे जैसे कि पहले हाथ में होगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सारा कुछ एक कॉमन तरीके से होने के लिए वो कौन सा सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि रेगुलेट करता है। और ये केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं है बल्कि हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स में है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है हमारे बॉडी में, तो इस संबंध में हम बात करेंगे। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, दिस कॉन्सेप्ट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर खोजा था। सेम साइंटिस्ट 1958 में एक कॉन्सेप्ट दिया टू एक्सप्लेन दिस सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। इनफैक्ट ये टर्म ही इन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने कॉइन किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जिसके अभी मैं बात कर रहा था कि कैसे ये सिस्टम में जो कॉमन है वो कैसे बना रहता है, जो स्पेसिफिसिटी है, जैसे हर ऑर्गेनिज्म की एक अलग स्पेसिफिक टाइप की मॉर्फोलॉजी होती है, हर स्पीसीज की एक अलग अपनी स्पेशलिटी होती है। तो ये कैसे मेंटेन किया जाता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कंटिन्यू करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक, ये जो इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन कंटिन्यूसली फ्लो करता है और इसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल लें, आज से 1000 साल पहले जैसे ह्यूमन बीइंग थे वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स आज भी हैं। आज भी इनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है,
आज भी उसमें वैसे ही रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन होता रहता है। ऐसे ही दूसरे स्पीसीज है, उनमें भी एक विशेष प्रकार की मॉर्फोलॉजी है, लेकिन वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू कर रही है। तो फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, या हम ब्रॉड सेंस में जीनोम कहते हैं। हर सेल में एक जीनोम होता है। जीनोम इज नथिंग बट a DNA, polymer of DNA, and this DNA has all the information regarding a species। और उसमें कैसी उसकी मॉर्फोलॉजी होगी, कैसी फिजियोलॉजी होगी, कैसे उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करेंगे, कितनी इफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, कैसा बिहेवियर होगा, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। और ये डीएनए अपने इंफॉर्मेशन को पास करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और ये आरएनए फाइनली साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और ये प्रोटीन ही एक्सप्रेस करता है जो डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। जैसे हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा या नहीं होगा, HB होगा या नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कैसा होगा, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, डीएनए। ये डीएनए एक पर्टिकुलर टाइप का एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। ये एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में जाएगा, राइबोसोम से अटैच होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलीपेप्टाइड जनरेट करेगा, और ये पॉलीपेप्टाइड फाइनली हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बन जाएगा, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग का काम करेगा। उसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, या हमारे एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी के लिए पर्टिकुलर टाइप्स के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए। और ये आरएनए किससे होता हुआ फाइनली एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और ये प्रोटीन वो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोड्यूस करेगा, स्पेसिफिक टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमारे स्किन डार्क होगी या व्हाइट होगी, ये डिपेंड करेगा कि मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस हो रही है कि नहीं। मेलानिन पिगमेंट क्या चीज है, एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये पर्टिकुलर प्रोटीन तब सिंथेसिस होगी जब उसके लिए एमआरएनए होगा, एमआरएनए तब प्रोड्यूस होगा जब डीएनए होगा। सो इन दिस वे द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन ईच सेल is in the form of DNA. This DNA transcribes into mRNA, and mRNA is translated into a protein. Protein expresses in the form of a specific character or specific function. और इस प्रोसेस को फ्रांसिस क्रिक ने कहा सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू दिस, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम अकर्स। अब ये क्यों आवश्यक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि यदि हम सेलुलर फंक्शंस को समझना चाहते हैं, मींस सेल्स डिफरेंट टाइप्स के जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आपको पता है कि चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, चाहे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, डिवीजन हो, रिप्रोडक्शन हो, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड द सेल। तो यदि उन फंक्शंस को समझना है तो इस सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी को हमें बेहतर ढंग से समझना होगा। यदि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके डेवलपमेंट को समझना है, तो भी हमें इस इंफॉर्मेशन हाईवे को समझना होगा कि कैसे, कहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और फाइनली कैसे वो एक्सप्रेस हो रही है। दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। अब थोड़ा सा और इसके डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डीएनए, एज यू नो, इट इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, और ये दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक इन द सेंस कि यू नो दैट जो डीएनए है इट इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स केवल 4 तरीके के होते हैं। वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहां पे यदि ए है तो यहां पर टी होगा, यहां पे सी है, जी है, तो यहां पे सी होगा, यहां पर यदि टी है तो यहां पे ए होगा। तो इस तरीके से ये डिफाइंड है कि ए विल ऑलवेज
get associated with the T and G will always form hydrogen bonds with the C. तो इस तरीके के स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, लेकिन एक स्ट्रैंड से देख करके दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जाती है। इस डीएनए की एक खासियत होती है कि इट कैन सेल्फ जनरेट इटसेल्फ। ये ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल खुद से बना सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। और यहीं से फॉर द फर्स्ट टाइम हम किसी चीज को कह सकते हैं कि ये लिविंग है, क्योंकि ये अपने आप खुद से एक दूसरा मॉलिक्यूल जनरेट कर सकता है। और किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल में थोड़ा सा यदि हम आरएनए को छोड़ दें तो ये प्रॉपर्टी हमें नहीं दिखाई देती। और इस डीएनए में ही, जैसा मैंने आपको बताया, कि ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज स्टोर्ड। अब ये इंफॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर करता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन बनने हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनना है या फंक्शनल प्रोटीन बनना है, एंजाइम बनना है, हार्मोन बनना है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनना है, ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इसमें किस तरीके की सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। तो सबसे पहले तो ये करता क्या है कि एक एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, या हियर इट इज आरएनए, क्योंकि कई प्रकार के आरएनए होते हैं, जैसे टीआरएनए है, आरआरएनए है, एमआरएनए है। तो एमआरएनए की एक सिंथेसिस करता है। एमआरएनए की सिंथेसिस करने के लिए क्या होता है कि दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन्स, ये ओपन होता है और इसके ऊपर एक दूसरी स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू होती है। और ये सिंथेसिस भी, इस स्ट्रैंड भी इसके ठीक कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जिस स्ट्रैंड पे इसकी सिंथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक आरएनए जनरेट होता है और फाइनली वो इस तरीके का आरएनए बनता है, जिसपे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए ये प्रोसेसिंग के बाद यूकैरियोट्स में प्रोसेसिंग होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली इसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। प्रोसेसिंग के बाद ये साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम से जाके अटैच होता है और एक प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जैसे यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, इट इज एग्जांपल ऑफ इंसुलिन हार्मोन। आप देख रहे हैं कि फिनाइलएलानिन है, फिर वैलिन है, फिर एस्पार्टिक एसिड है, फिर इधर देखिए आप ग्लाइसिन है, फिर ऐसे थोड़ा वैलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, सिस्टीन है। तो ये सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स जो बन रहे हैं, दो चेन्स, यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बने हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एमआरएनए में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इस एमआरएनए में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए में एक जेनेटिक कोड प्रेजेंट है जो कि ये डिपेंड करेगा कि फाइनली कौन से न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस में है, उसके अकॉर्डिंगली उसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के हिसाब से एमआरएनए की सिंथेसिस होगी और फाइनली जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली एमिनो एसिड विल गेट अरेंज्ड एंड फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। सो सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन इस डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। अब थोड़ा सा और हम इसके बारे में डिटेल में जाते हैं कि यदि फुल क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना होगा कि डीएनए, जैसे मैंने बताया कि इसमें ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। दिस इज डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में जैसा मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है और फिर ईच न्यू
सेल हैज एन आइडेंटिकल कॉपी। जब ये किसी सेल को डिवाइड करना होता है तो इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन होता है, ये दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दो मॉलिक्यूल मींस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ही दो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है इन दिस वे। और ये डीएनए का रिप्लिकेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन होने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड को ओपन करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। और जो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये तो प्रोसेस हुआ डीएनए रिप्लिकेशन का, जब सेल को डिवाइड करना होता है, एक सेल से दो सेल बनना होता है, देन डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। नाउ अब इस डीएनए पे जब किसी प्रोटीन का निर्माण करना होता है, सिंथेसिस करनी होती है, तो उस प्रोसेस डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये डीएनए स्ट्रैंड को ओपन किया जाता है, हेलिकेज एंजाइम है, ओपन करता है, और किसी एक स्ट्रैंड पर ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है आरएनए पे। उस स्ट्रैंड पे जिसपे आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अब दिस mRNA strand is complementary copy of DNA। जैसा ये होगा उसी की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होगी ये mRNA। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मींस जैसा मैंने आपको बताया कि यदि यहाँ पे A है, एडेनिन है, तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा। तो ऐसी कॉपी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी न्यूक्लियस में बनता है। ये पूरा काम, वो चाहे रिप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, ये पूरा काम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एक बार जब इसकी सिंथेसिस हो गई और प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोसेसिंग साइटोप्लाज्म में जाने के पहले इस एमआरएनए की, जो ये एमआरएनए बना है, इसकी प्रोसेसिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर ही। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक तो स्प्लाइसिंग किया जाता है, दूसरा कैपिंग किया जाता है, तीसरा पॉलीएडिनिलेशन किया जाता है। इसके बिना यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो सकता है। स्प्लाइसिंग मींस कि जो एमआरएनए बना है, दिस एमआरएनए, उस पे पूरे पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का तो बना है ये, लेकिन इंफॉर्मेशन बीच बीच में होती है। जैसे यहां पर हुआ, फिर थोड़ी देर कोई इंफॉर्मेशन किसी अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होगी, फिर थोड़ी देर बाद होगी, फिर थोड़ी देर बाद होगी, ऐसे होगा। तो इन सीक्वेंसेस को जिस पे अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और जिस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे ये रीजन है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंट्रॉन को कट करके निकालना पड़ता है क्योंकि इस पे कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंट्रॉन्स को कट करके निकाला जाता है और फिर इन एक्सॉन्स को एक कंटिन्यूटी में जोड़ा जाता है। ऐसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो इस तरह से 1 2 3, ये तीनों एग्जाम्स को जोड़ दिया गया। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि इंट्रांस को कट करके बाहर निकाला जाता है और एग्जाम्स को जोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक 5' साइड में एक मिथाइलेशन और एक ग्वानिन को अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म में जा सकता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इस एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉलीएडिनिलेशन में क्या करते हैं हम कि ढेर सारे एडेनिन को हम इसके लास्ट सीक्वेंस में जोड़ देते हैं। हम मींस किसी सेल जोड़ देता है ताकि ये ज्यादा स्टेबल हो जाए, जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है। फाइनली जब इसकी प्रोसेसिंग हो गई, ये 3' एंड पे एडिनिलेशन होगा, इसकी प्रोसेसिंग हो गई, अब ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है।
साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में जब ये पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया तो इसका ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है। प्रोटीन सिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। जब एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए या टीआरएनए या आरआरएनए बनता है तो हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दो अलग अलग नाम क्यों है। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जब प्रोसेस्ड एमआरएनए साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो ये जाकर के राइबोसोम से अटैच हो जाता है। ये आपका एमआरएनए है और ये जाकर के स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच हो जाता है, और जब ये राइबोसोम पे अटैच हो जाएगा फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगा और इसके ऊपर ये बन जाएगा। नाउ द होल असेंबली इज रेडी टू इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा 5-2 डायरेक्शन में, और एक नए प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम में होनी शुरू होगी। अब इसमें हेल्प क्या कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ये साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड्स को पकड़ के ला करके यहाँ पे सेट करता है राइबोसोम के ऊपर। तो इन एमिनो एसिड्स को कैरी करने के लिए ट्रांसफर आरएनए होता है। अरेंजमेंट डिसाइड करने वाला होता है एमआरएनए। इस पे जो इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ही एमिनो एसिड्स अलग अलग आकर के इस पे अटैच होते रहेंगे जैसे जैसे मूव करेगा। द राइबोसोम देन लिंक्स दीज एमिनो एसिड्स। राइबोसोम का काम क्या होता है कि जो अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। फिर नेक्स्ट एमिनो एसिड आएगा, एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, नेक्स्ट एमिनो एसिड आएगा, एक नया पेप्टाइड बनाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन फाइनली प्रोटीन के फॉर्म में बन जाती है। अब ये प्रोटीन अपने आप को जाकर के एक्सप्रेस करेगा जैसा प्रोटीन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, यदि स्किन डार्क होनी है तो मेलानिन प्रोटीन बन के जाएगा। यदि प्रोटीन का डाइजेशन होना है तो पेप्सिन एंजाइम बन करके जाएगा। यदि ग्लूकोज लेवल को डाउन करना है तो इंसुलिन हार्मोन के रूप में बन करके जाएगा। सो इन दिस वे द इंफॉर्मेशन फ्लोज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है? Understanding of central dogma is essential for grasping how genes control the function of cell. Central dogma जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक सेल कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो सेल की साइज को डिफाइन करते हैं, कैसे वो सेल के शेप को डिफाइन करते हैं, कैसे वो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को, जैसे आपको पता है कि आरबीसी का अलग फंक्शन है, स्किन सेल का अलग फंक्शन है, डाइजेस्टिव सेल्स का अलग फंक्शन है, ग्लैंडुलर सेल्स का अलग फंक्शन है। तो ये अलग अलग सेल्स का, सब में डीएनए सेम है, जेनेटिक मटेरियल सेम है, लेकिन सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। यदि इसको हमें समझना है कि कैसे टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, सेलुलर लेवल पे अलग अलग फंक्शंस मैनेज किए जा रहे हैं तो हमको सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी को समझना होगा। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे प्रिजर्व रहती है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर भी होता है और फिर एग्जैक्टली उसी फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। जैसे आम के पेड़ से आम ही पैदा होगा और फिर वो आम जो फलेगा उस पेड़ में वो भी उतना ही मीठा होगा या उतना ही खट्टा होगा। लंगड़ा के पेड़ से लंगड़ा ही आम पैदा होगा, दशहरी के पेड़ से दशहरी ही आम पैदा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हुई, कहाँ स्टोर हुई, कैसे कंटिन्यूअसली प्रिजर्व की गई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे अपने आप को एग्जैक्टली उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। साथ में यदि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझना है कि कैसे हम जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिस्पर Cas9 के फंक्शन को समझना है जो कि एक जीन एडिटिंग में रोल है जिसका, जीन थेरेपी, जैसे कोई आपको जेनेटिक डिजीज हो गई तो अब वो एक जीन जो एबनॉर्मल जीन है उसको रिमूव करना है, नया नॉर्मल जीन को फिर वहां प्लेस करना है,
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन थेरेपी। ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी को समझना होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। आई थिंक कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी आपको कुछ समझ में आया होगा, और यदि कुछ आपके दिमाग में कोई क्वेरी आती है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।